नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खंवारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक किताब है। कई साथी हरियाणा की राजनीति के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ये बेहद काम का वीडियो है। हरियाणा में राजनीति का मूल चरित्र क्या है, आज इस एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, 1920 में देश में सीमित मताधिकार के जो चुनाव थे वो अंग्रेजों ने शुरू करवाए थे। इसके शुरू होने के बाद पंजाब में मियां फजले हुसैन और चोई छोटराम की यूनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा समेत कई छोटे बड़े राजनीतिक दल चुनावों के जरिए सत्ता की राजनीति में सक्रिय हुए थे। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा क्षेत्र में 25 सालों तक कांग्रेस और यूनिस्ट पार्टी के बीच जमकर सत्ता का संघर्ष चला और इसमें यूनिस्ट पार्टी हमेशा बाजी मारती रही। धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण का राजनीतिक हितों के लिए जमकर इस्तेमाल इस दौरान किया गया और इस बेहद प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी राजनीति ने हरियाणा क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक रूप से खासा प्रशिक्षण प्रदान किया और राजनीतिक चेतना ने एक नए आयाम भी गढ़े। जो लोग आज की राजनीति और नेताओं को कोसते हैं, उनको यह जान के हैरानी होगी कि एक सदी पहले भी हरियाणा में जो राजनीति थी या हरियाणा में राजनीति का जो स्वरूप था, उस समय भी तमाम वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे जो आज इस्तेमाल होते हैं। हरियाणा के लोगों के मूल चरित्र में राजनीतिक हथकंडे जो आ गए हैं, उनको एक सदी का समय लगा है उसको आते आते। और अगर हरियाणा की राजनीति के खास चरित्र पर हम बात करें तो हरियाणा की राजनीति का अपना एक अलग रूप, एक अलग रंग, एक अलग मिजाज है जो इसके पड़ोसी राज्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। समाज विज्ञानी और राजनीतिक विश्लेषक हैं विवेक यादव जी। विवेक यादव जी लिखते हैं कि हरियाणा की राजनीति में मजबूत वैचारिक आधार का हमेशा अभाव रहा है। मतदाता और नेता दोनों का राजनीतिक दलों के साथ लंबे दौर का जुड़ाव हरियाणा में कम देखने को मिलता है। इसी तरह चुनाव में जीतने और किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं में दल बदलने की जो प्रक्रिया है, दल बदलते रहना है, हरियाणा में बहुत आम बात है। मतदाताओं की भी राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता बिल्कुल नहीं है। उनकी निष्ठा नेताओं और उनसे जुड़े धड़ों के प्रति अधिक रहती है। हरियाणा में निष्ठा जो है वो मुद्दों या दलों के मुकाबले उम्मीदवारों के प्रति अधिक रहती है। विवेक यादव जी के बात अनसरत सही है। आज भी हरियाणा में दलीय प्रणाली की विशेष प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए एक और विद्वान लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि इस क्षेत्र के राजनीतिक विमर्श में पार्टी शब्द का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला इस्तेमाल परंपरागत है, जहां इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक दल को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कांग्रेस पार्टी होगी, इनेलो पार्टी होगी, जनता पार्टी होगी, यूनिस्ट पार्टी होगी, स्वराज पार्टी होगी। लेकिन पार्टी शब्द का दूसरा रोचक इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं के धड़ों को इंगित करने के लिए भी किया जाता है, जैसे राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी, देवीलाल की पार्टी, अभी कांग्रेस में हुड्डा कांग्रेस। इस तरीके से यहाँ धड़े हैं और इन धड़ों का चरित्र काफ़ी स्थायी किस्म का रहता है और वे विभिन्न दलों के साथ चुनाव के वक्त अधिक संख्या में सीटें पाने के लिए सौदेबाजी करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों की इन धड़ों का नेतृत्व करने वाले शक्तिशाली नेताओं के साथ प्रतिबद्धता राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धता के मुकाबले अधिक रहती है। विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 1996 के एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है दोस्तों कि उत्तर भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है, या राजस्थान को छोड़कर जो बाकी हैं, हरियाणा जो है वो सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के जुड़ाव के मामले में सबसे पीछे है। यानी कि राजस्थान और हरियाणा दो ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ राजनीतिक जो पार्टियां उनसे कोई जुड़ाव लोग नहीं रखते हैं। हरियाणा में केवल 11% लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दल के प्रति निकटता महसूस करते हैं, जबकि पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 38 से लेकर 21% लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। राजस्थान में केवल मात्र 2% लोग ही किसी राजनीतिक दल के साथ निकटता महसूस करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे ये जो आंकड़ा है वो 31% बनता है। हाँ, केरल और पश्चिम बंगाल की बात अलग है, क्योंकि वहाँ तीखा वैचारिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले प्रतिबद्धता की जो दर है वो ऊंची होने के कुछ खास कारण हैं। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति आधारित दलों का उभार हुआ है।
जिन्हें अपने जातिगत आधार पर बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिलता है। पंजाब के मामले में प्रतिबद्धता के ऊंचे स्तर की व्याख्या अकाली दल जैसी धर्म आधारित पार्टियों की उपस्थिति के रूप में की जाती है, जिसे सिखों का व्यापक पैमाने पर समर्थन मिलता रहता है। अगर आप हिंदी राज्यों की बात की जाए तो हिंदी भाषी राज्यों में हरियाणा के मतदाताओं की राजनीतिक दलों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो न्यूनतम स्तर पर है। एक तरफ ऊंचे स्तर की राजनीतिक सहभागिता और दूसरी तरफ स्थापित राजनीतिक दलों के प्रति मतदाताओं की प्रतिबद्धता का अभाव जो है वो मिलकर हरियाणा में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण करते हैं। हरियाणा में सत्ता के लिए होने वाली जोरदार होड़ वैचारिक मुद्दों के इर्द गिर्द कभी नहीं बुनी जाती है। इसी के चलते यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण हमेशा बना रहता है। यह अस्थिरता स्वयं को कई तरीकों से व्यक्त करती है दोस्तों, जैसे मतदाताओं में राजनीतिक दलों के प्रति लंबे दौर की प्रतिबद्धता का अभाव। इसके अलावा व्यक्ति जो केंद्रित राजनीतिक धड़ों का अस्तित्व में आना भी इसका एक प्रमुख कारण है, जो अक्सर जातिगत हितों का मुखौटा मात्र होते हैं, और राजनीतिक दलों के साथ नेताओं के सुविधाजनक संबंध इसकी प्रमुख वजह हैं। इसकी वजह से दल बदल की प्रवृत्ति में जबरदस्त उभार आता है और सीटों की अनिश्चितता भी बढ़ जाती है, और इसका परिणाम यह होता है कि कई बार एक ही मुद्दा चुनावी लहर पैदा कर देता है, और जो एक मुद्दा होता है वो अल्पजीवी होता है, थोड़े समय बाद वो मर जाता है, और ऐसी लहरों से आने वाले राजनीतिक उभारों का नतीजा किसी दूरगामी व्यवस्था मूलक परिवर्तन में नहीं निकलता है। आप वर्तमान स्थिति से तुलना करके आपके देख सकते हैं कि जो आज सत्ता में भागीदार हैं वो किस तरह लहर में सवार होकर आए, फिर उसी के साथ मिल गए जिसके वो विरोधी थे। राजनीतिक मंडी की संस्कृति पर विवेक यादव लिखते हैं कि कई ऐतिहासिक कारणों के चलते हरियाणा में आदर्शवाद से सराबोर किसी राजनीतिक संस्कृति का विकास नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ राज्य में राजनीतिक मंडी की संस्कृति के लिए जरूर जगह बनी है, और इस मंडी पर वैचारिक या सांगठनिक प्रतिबद्धताओं का कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके लिए कुछ विशेष कारण जिम्मेदार हैं। पहला तो यह कि यूनिस्ट पार्टी के प्रभाव के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा आज़ादी का आंदोलन इस क्षेत्र में कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, तो एक पार्टी का जो वैचारिक जुड़ाव होता है वो यहाँ लोगों में कभी हुआ नहीं। इससे इस क्षेत्र को आज़ादी के संघर्ष में फूटने वाले जो आदर्शवाद का स्पर्श है वो हरियाणा क्षेत्र को नहीं मिला। इसी प्रकार इस क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों में जो बहुत से सुधारवादी आंदोलन हुए हैं उनका लाभ भी नहीं मिल पाया। हालांकि आर्य समाज का आंदोलन का हमारे क्षेत्र में जरूर प्रभाव था, लेकिन आर्य समाज की आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाली गुरुकुल एंग्लो विद्यालय शाखा की बजाय इस क्षेत्र में उसका पारंपरिक गुरुकुल पक्ष ही अधिक प्रभावी रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वैचारिक तौर पर हरियाणा के लोग राजनीतिक दलों के या पूरे जो देश दुनिया में बदलाव आ रहे हैं उससे ज़्यादा सा सरोकार नहीं रखते हैं। और यूं तो देखें तो आप दिल्ली की नज़दीकी के कारण कई छोटे शहर हमारे यहाँ विकसित हुए, लेकिन यहाँ शहरी संस्कृति और सेकुलर जो बुद्धिवाद जिसको कहते हैं उससे लैस मध्यम वर्ग का विकास हरियाणा में नहीं हुआ है। यह वर्ग गुणात्मक रूप से राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक हो सकता था, और हरियाणा में देश के अन्य हिस्सों की तर्ज पर वामपंथी आंदोलन का विकास हो सकता था, लेकिन वो भी यहाँ नहीं पनप पाया। उसका बहुत ही सीमित से भी बहुत थोड़ा प्रभाव यहाँ बना। अगर वामपंथ देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ के नौजवानों को उग्र आदर्शवाद से ओतप्रोत कर राजनीतिक चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकता था, वहीं बेहुदा राजनीतिक हस्तक्षेपों और विश्वविद्यालयों में भद्दे किस्म के जातिवाद के चलते राज्य में जो सेकुलर बुद्धिजीवी समुदाय है वो भी यहाँ विकसित नहीं हुआ। कुल मिलाकर राज्य में राजनीतिक चेतना के विकास का मार्ग अवरुद्ध रहा, और यही कारण है कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो बाकी प्रदेशों की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। हरियाणा के लोगों का किसी भी राजनीतिक दल से बहुत लंबे समय तक जुड़ाव नहीं होता है। यहाँ लोग जुड़ते हैं नेताओं के साथ। अगर नेता पार्टी बदल ले तो लोगों की पार्टी भी बदल जाती है। आप देखिए कांग्रेस देखिए या किसी, अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पे आप गौर करोगे तो यहाँ भी जो लोगों का जुड़ाव है पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी में जो लोग हैं उनके साथ जुड़ाव है, और वो कल को पार्टी बदलने तो जुड़ाव हो जाएगा। अभी ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आदमपुर से भव्य बिश्नोई ने चुनाव जीता। भव्य बिश्नोई भाजपा में थोड़ी थे, लेकिन चौधरी भजनलाल के नाम पे वोट मिलते हैं तो लोगों का जुड़ाव चौधरी भजनलाल परिवार के साथ था, न कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी तरीके से हरियाणा में जो पार्टी के तौर पे जो एक वैचारिक विमर्श खड़ा होता है, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, लोग या तो ममता के साथ हैं या ममता दीदी के खिलाफ हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप हर जगह वहाँ पे पार्टी की वैचारिक जो शक्ति है उसके साथ लोगों का जुड़ाव होता है। लेकिन हरियाणा
और राजस्थान, 2 ऐसे प्रदेश भारत में हैं जिनका पार्टियों के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता। नेताओं के साथ लोग जुड़ते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोट देते हैं, और कई बार ये होता है कि एक लहर बन जाती है, उस लहर में वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर वो सरकार का जमकर फ़ायदा उठाते हैं। तो राजनीतिक रूप से हम जागरूक लोग हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव राजनीतिक दलों के साथ हरियाणा में कभी नहीं रहा, या लोगों के साथ जुड़ाव होता है। आज के वीडियो में यही बात समझने की हमने कोशिश की है। दोस्तों, आगे की पॉलिटिकल यात्रा पे हम चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने सुझाव कमेंट किया करें। दोस्तों, कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो, आप में से बहुत समझदार साथी हैं, वो कमेंट करके उस जानकारियों को दुरुस्त किया करें। दूसरा, कई साथी कमेंट में इस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये जानकारी तो यहाँ नहीं थी। देखिए दोस्तों, कोई भी लेखक होता है या कोई भी रिसर्च करने वाला होता है, वो अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। एक बंदे ने ये बात कही, आप उस बात को, उसमें सुधार की गुंजाइश या उसमें रिसर्च की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। तो आप ये कंप्लीट किसी को ना माने कि उसने ये बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर है। इतिहास की बातों में, खासकर पॉलिटिकल इतिहास की बातों में, कोई पत्थर की लकीर हो नहीं सकता। उसमें जानकारियाँ छूट सकती हैं, जानकारियाँ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपके पास जो एक्स्ट्रा जानकारियाँ हैं, आप ज़रूर कमेंट करके उसको दुरुस्त किया करें, उस जानकारियों को आगे ज़रूर बढ़ाया करें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। करीबन 2.5 लाख जो साथी हैं हमारे, जो बहुत ही मेरे से व्यक्तिगत तौर पे सबका जुड़ाव है, वो इस चैनल में अब जुड़ चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन हम 10 लाख के आंकड़े को भी छुएंगे आपके प्यार की बदौलत। और तब देखते रहिए, हमारे साथ बना रहेगा। शुक्रिया दोस्तों।